चैप्टर 13। अब आगे। अंशी ने धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किया। उसी पल सोफे पर बैठे सारांश ने धीरे से हाथ बढ़ाया और उस सर्जिकल किट से एक नुकीला औजार उठा लिया। उसकी आंखें चौकस थीं, जैसे हर आहट, हर दस्तक उसके लिए खतरे का संकेत हो। अंशी ने सावधानी से दरवाजा खोला और बाहर झांका। सामने एक महिला खड़ी थी, शायद सामने वाले फ्लैट से, हाथ में एक छोटी सी स्टील की कटोरी पकड़े हुए। वो महिला अंशी को देखते ही मुस्कुराए और बोली, अरे, तुम सारांश की गर्लफ्रेंड हो ना? अंशी एक पल को हक्की बक्की रह गई। उसने विनम्र स्वर में कहा, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। महिला ने ज्यादा ध्यान न देते हुए कटोरी उसकी ओर बढ़ा दी। वो, जरा चीनी चाहिए थी। अचानक मेहमान आ गए। अंशी ने बिना किसी शक के कटोरी ले ली और दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। अंदर आते ही उसने देखा, सामने से महिला की आवाज सुनकर सारांश ने वह नुकीला औजार चुपचाप वापस रख दिया था। उसकी उंगलियां अब भी तनाव में थीं, जैसे हर समय वार के लिए तैयार रहती हूँ। चीनी कहाँ है? अंशी ने रसोई की ओर जाते हुए पूछा। सारांश धीरे धीरे उठा, उसके पास आया और बिना मुस्कुराए कहा, ये मेरा घर है, मुझे ये सब पसंद नहीं। उसने शेल्फ से डिब्बा निकालकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। अंशी ने उसकी बात को हल्के अंदाज में टाल दिया। मुस्कुराकर बोली, पड़ोसियों की मदद तो करनी ही चाहिए, ऐसे ही तो इंसानियत जिंदा रहती है। सारांश का चेहरा इस बार कठोर हो गया। उसने सख्त लहजे में कहा, मुझे लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं। उसकी आंखों में अजीब सी दीवारें खड़ी थीं। अंशी ने बिना बहस किए चीनी उस आंटी की कटोरी में डाली और दरवाजा थोड़ा सा खोलकर बाहर दी। महिला ने मुस्कुराते हुए थैंक यू कहा और लौट गई। दरवाजा बंद करते ही अंशी ने सारांश की ओर देखा। तुम शर्ट पहन कर आओ, उसने शांत स्वर में कहा। सारांश बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चला गया। कुछ मिनटों बाद वह शर्ट पहने लौटा, तो सामने का नजारा देखकर ठिठक गया। अंशी ने उसके बिखरे कपड़े समेट दिए थे, किताबें और फाइलें व्यवस्थित कर दी थीं। टेबल पर सूप का गरम गरम कटोरा रखा था। अंशी ने धीरे से कहा, इसे पी लेना, तुम्हें ताकत मिलेगी। अब मैं चलती हूँ। उसकी आवाज में न तो दिखावा था और न ही कोई औपचारिकता, बस एक अजीब सा अपनापन। सारांश चुप रहा। उसकी आंखें बस उस लड़की को देखती रहीं, जो बिना कोई सवाल किए उसकी दुनिया की गंदगी को थोड़ी देर के लिए साफ कर गई थी। दरवाजे से निकलते हुए अंशी के मन में भी कई सवाल तैर रहे थे। ये आदमी कौन है? इसके घर में सर्जरी के औजार क्यों हैं? और ये दुनिया से इतना कटा कटा क्यों है? आधी रात का सन्नाटा हवेली पर एक रहस्यमयी चादर की तरह छाया हुआ था। चारों तरफ बस हल्की पीली रोशनी जल रही थी, जो पुराने झूमरों और दीवारों पर पड़कर लंबी परछाइयां बना रही थी। घड़ी की सुइयां 12 बजने का ऐलान कर चुकी थी। अंशी धीमे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, पर दिल में अब भी उस रात की घटनाएं गूंज रही थी। तभी पीछे से किसी का कड़वा स्वर गूंजा, आ गई महारानी, आधी आधी रात को तो ये घर आती है। अंशी ठिठक गई और पलट कर देखा। सामने बुआजी रत्ना देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में तिरस्कार और होठों पर व्यंग्य था। अंशी ने शांत स्वर में जवाब दिया, अब क्या करूं बुआ दादी जी, काम ही ऐसा है। आवाज सुनकर निशी अपने कमरे से बाहर आ गई। क्या हुआ बुआ जी? उसने पूछा। रत्ना देवी झट से बोली, क्या हुआ मुझसे क्यों पूछ रही है? अपनी बेटी से पूछ, आधी रात को घर आती है। कभी कभी तो आती ही नहीं। इतना सुनते ही गलियारे की लाइटें एक एक कर जल उठी। घर के बाकी लोग भी बाहर आ गए। पीछे से आदि बोला, बुआ जी, वो अपना काम करके आए हैं, क्लब से नहीं आ रही वो। रत्ना देवी ने ताना कसते हुए कहा, कभी तो रोक लगाओ अपनी बेटियों पर, नहीं तो कल को किसी दूल्हे को घर पर खड़ा कर देंगी, तब भी यही कहोगे कि काम कर रही थी। तभी निशी की नजर अंशी के कपड़ों पर गई, जहां खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। उसका चेहरा घबराहट से सफेद पड़ गया। वह तुरंत अंशी के पास आकर ऊपर से नीचे तक उसे देखने लगी। ये सब क्या? तुझे कहीं चोट लगी? निशी की बेचैनी देख अंशी ने धीमे से कहा, नहीं मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरी कार के सामने कोई आ गया था, ये उसी का खून है। इसी वजह से देर हो गई। इतना सुनकर नीति भी उसके पास दौड़ी चली आई। हाय हाय, अंशी, तुझे चोट तो नहीं लगी ना? उसने उसके गाल सहलाते हुए पूछा। सिमरन जी भी चिंतित हो उठी। बता, अस्पताल चलते हैं अभी। अंशी ने तुरंत मना कर दिया। बड़ी माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रत्ना देवी फिर भी अपनी आदत से बाज न आई। उन्होंने चारों तरफ देखते हुए ताना मारा। देखो देखो, डांटने की बजाय सब इसे प्यार लुटा रहे हैं।
तभी आशी आगे बढ़ी और गंभीर स्वर में बोली, अंशी, अपने कमरे में जाओ और ये कपड़े बदलो, अभी। उसने नजर से ही निशी को इशारा किया कि अंशी को कमरे तक ले जाए। करण ने भी बात संभालते हुए कहा, माँ, चाचू, चाचा जी, चाची जी, आप सब भी जाकर आराम कीजिए। अंशी ठीक है। एक एक कर सब अपने कमरों में लौटने लगे, लेकिन अर्जुन ने जाते जाते रत्ना देवी पर तंज कस ही दिया। छोटा रणधीर चौधरी, आपको अलग से न्योता देना होगा, आधी रात को भी चैन नहीं है आपको। रत्ना देवी ने उसे घूरा और बिना जवाब दिए अपने कमरे में चली गई। गलियारे की लाइटें फिर मंद होने लगी, लेकिन हवेली में अब भी रात का बोझिल माहौल तैर रहा था। अंशी चुपचाप कमरे की ओर बढ़ गई। अंशी का कमरा। कमरे की हल्की पीली रोशनी में सब कुछ शांत और घरेलू लग रहा था। बेड पर फेंके हुए कपड़े, छोटी सी मेज पर रखी किताबें और खिड़की के बाहर दूर से आती हुई नींद भरी सड़कों की रोशनी। अंशी बदली हुई पोशाक में बिस्तर के किनारे बैठ गई। थकान उसकी आंखों के चारों ओर हल्की सी परछाई दे रही थी। आदि धीरे से कमरे में आए और उसकी तरफ झुके, चिंता में पूछा, वो लड़का ज्यादा तो नहीं घायल हुआ जो तुम्हारी कार से टकराया था? अंशी ने बेझिझक सर हिलाया, आवाज में थोड़ी नर्मसी और आत्मविश्वास दोनों मिले हुए थे। नहीं डैड, वो पहले से ही जख्मी था। अचानक मेरी कार के सामने आ गया। मैंने उसे घर छोड़ा, वो कुछ अजीब सा था। वो सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। निशी प्यार से उसके पास आकर बिस्तर पर बैठ गई और बेझिझक उसके बाल सहलाने लगी। चल, कुछ गर्मा गर्म लेकर आती हूँ, खा लेना। अंशी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मॉम, ठीक है। निशी उठकर किचन की ओर चली गई। ठीक उसी वक्त आशी कमरे में आए। उसकी आंखों में थोड़ी सी जिज्ञासा और ममता दोनों थी। कोई इश्यू तो नहीं हुआ ना उस एक्सीडेंट को लेकर? अंशी ने हंसकर सिर हिलाया, नहीं बड़ी मॉम, वह लड़का थोड़ा अजीब था ना, हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। मैंने उसे घर छोड़ दिया। सोचती हूँ सुबह तक ठीक हो जाएगा। थोड़ी शान और छेड़खानी वाले लहजे में उसने कहा, वैसे भी मैं डीसीपी की बेटी हूँ, भला मुझसे पंगा कौन लेगा? कहते हुए वह मृदुता से आगे बढ़ी और आधी अधूरी हंसी के साथ आदि को गले लगा लिया। आदि ने उसको धीरे से थपथपाया। घर में एक बीते हुए अरमान और सुरक्षित बचपन का एहसास लौट आया। अंशी की मुस्कान के नीचे परछाइयों का एक छोटा सा झुर्रा भी था, वो जिज्ञासा जो उस लड़के की सर्जिकल किट ने जगाई थी, और वह सवाल जो उसके मन में बार बार गूंज रहा था, कौन था वह? क्यों उसके पास ऑपरेशन के औजार थे? पर रात का वक्त था, और अभी वह सवालों को सुबह के उजाले के हवाले करना बेहतर लगा। किचन से निशी लौटी, हाथ में सूप का कटोरा, मुख पर माँ वाली चिंता। उसने कटोरा अंशी को हाथ में पकड़ाते हुए कहा, पहले खा लो, फिर सारी बातें। और सच बताना, तुम सच में ठीक हो ना? अंशी ने एक हल्की मुस्कान दी और बोल उठी, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है। सभी अपने अपने रूम में चले गए। अंशी सारांश के अजीब व्यवहार के बारे में सोच सो गई। चैप्टर 14। अब आगे। वशिष्ठ मेंशन। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म नाश्ता सजा था। टोस्ट, ताज़ा जूस और अखबार की सरसराहट। विराज चुपचाप कॉफी की चुस्की ले रहे थे, वही वेद उनके सामने बैठा बटर लगाते हुए टोस्ट खा रहा था। विराज ने अखबार एक ओर रखकर गंभीर स्वर में कहा, वेद, अपने उस भाई से कह देना, आज शाम को अनवी से मिलाएगा। इतना कहकर उन्होंने जेब से एक फोल्ड किया हुआ कागज निकाला और वेद के हाथ में पकड़ा दिया। ये एड्रेस है, समय पर पहुंचना चाहिए। वेद ने जी डैड कहते हुए सिर हिलाया और नाश्ता खत्म करके सीधे शुभ के कमरे की ओर बढ़ा। शुभ का कमरा। कमरे में अंधेरा पसरा था, पर ऐस बड़ी ई की गुनगुनाहट और शुभ की घोड़े बेचकर सोने की खर्राटे वाली आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वेद दरवाजे से झांक कर बोला, भाई भाई, सुनो यार, उठो। लेकिन शुभ तो जैसे नींद की दुनिया में खोया था। वेद ने गहरी सांस खींची, आंखें घुमाई और आखिरकार ब्लैंकेट पकड़कर पूरा का पूरा झटके से खींच लिया। धड़ाम। शुभ बिस्तर से फिसलकर सीधे फर्श पर। आउच। शुभ कराहते हुए बोला, यार, दुश्मनी है क्या? मुझे भाई मिला था या वार्डन? वो पलट कर भी फर्श पर फिर से करवट लेकर सोने ही वाला था कि वेद का धैर्य जवाब दे गया। इस बार वो साइड टेबल से पानी का गिलास उठा लाया और छपाक शुभ के चेहरे पर उड़ेल दिया। शुभ झटके से उठ बैठा, बालों से पानी टपक रहा था। अरे यार, वेद, तेरा इरादा मुझे सुबह सुबह डुबोकर मारने का है क्या? वेद ने ठंडी मुस्कान के साथ उसके हाथ में तौलिया थमाया और टेबल पर एड्रेस रखते हुए बोला, ड्रामा बंद करो और ध्यान से सुनो। ये एड्रेस डैड ने दिया है। आज शाम टाइम से वहां पहुंच जाना। अनवी सेहरावत से मिलना है। शुभ ने भीगे चेहरे और आधे खुले आंखों से एड्रेस की ओर देखा, फिर आह भरते हुए बोला,
वाह, सुबह उठकर इंसान सबसे पहले भगवान का नाम लेता है, और मुझे सबसे पहले रिश्ते का नाम सुनना पड़ रहा है। वेद हंसते हुए बाहर निकल गया। चौधरी हवेली। सुबह की हल्की धूप चौधरी हवेली के डाइनिंग हॉल की लंबी खिड़कियों से छनकर अंदर आ रही थी। बड़ी सी लकड़ी की टेबल पर तरह तरह के नाश्ते सजाए गए थे, गरम गरम पराठे, मलाईदार दूध, ताज़ा फल और साउथ इंडियन डोसे तक। परिवार के सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे थे। आशी और निशी ने सबको परोसने के बाद आखिरकार खुद भी पास आकर बैठ लिया। दोनों बहनों की आंखों में संतोष झलक रहा था। घर के बुजुर्ग और बच्चे एक साथ बैठे हों तो घर अपने आप जन्नत जैसा लगने लगता है। रणधीर चौधरी ने गला खनखारते हुए अनवी की तरफ देखा। अनवी, उनकी आवाज में वही पुराना अपनापन और आदेश मिला हुआ था। मैं विराज से बात कर चुका हूँ। आज अकेडमी से लौटते वक्त तुम उनके बेटे से उस सामने वाली कॉफी शॉप पर मिल लेना। चम्मच हाथ में पकड़े अंशी तुरंत चौंक उठी। बड़े दादू, इतनी जल्दी भी क्या है? राजजी हंसते हुए बोले, बेटा, बस मिलने की तो बात है। कौन कह रहा है कि अभी शादी कर रहे हैं? अनवी के चेहरे पर हल्की सी दुविधा झलक पड़ी। उसने अनजाने में आशी और करण की ओर देखा। दोनों ने बिना शब्दों के बस पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त कर दिया, डरने की कोई बात नहीं, बस एक मुलाकात भर है। फिर भी अनवी धीमी आवाज में बोली, दादू। उसकी झिझक देखकर संदीप जी ने सहजता से कहा, बेटा, तुम्हें बस मिलना है और अपनी राय हमें बतानी है। ये थोड़ी ना है कि तुम्हारी मर्जी के बिना हम शादी तय कर देंगे। इतना गंभीर माहौल बना ही था कि तभी अनव अपनी चंचलता में सबका मूड हल्का कर गया। वह मुस्कुराता हुआ बोला, वैसे छोटे दादू, आप क्यों रुक रहे हो? अभी कर दो शादी, मुझे तो कोई बुराई नहीं दिखती। बल्कि मैं तो कहता हूँ, अनवीदी के साथ साथ अंशीदी की भी कर दो। फिर तो मैं अकेले ही इस हवेली में सबके दिलों पर राज करूंगा, और सबका सारा प्यार मुझे ही मिलेगा। सभी हंस पड़े, यहाँ तक कि गंभीर बैठे रणधीर चौधरी के होठों पर भी मुस्कान तैर गई। कॉफी शॉप का दरवाजा खुला और शुभ थोड़े अस्त व्यस्त अंदाज में अंदर आया। उसकी चाल में ही मैं न चाहते हुए भी आया हूँ वाला बोझिलपन था। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में झुंझलाहट और थकान साफ झलक रही थी। कोने की टेबल पर अनवी पहले से बैठी थी। काले ट्रैक सूट, जूते और बगल में रखा उसका स्पोर्ट्स बैग मानो वो किसी मैच से सीधी यहाँ आ गई हो। उसकी नजरें घड़ी पर गड़ी थीं। शुभ को देखते ही उसके चेहरे पर एक सख्त भाव आ गया। शुभ ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए कहा, हाय, मैं आ गया। अनवी बिना जवाब दिए अचानक उठ खड़ी हुई। शुभ घबरा गया। अरे, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो अभी आया हूँ। अनवी ने उसकी ओर मुड़कर ठंडी नजर से कहा, जिन्हें समय की कद्र नहीं होती, मैं उनकी कद्र क्यों करूं? शुभ ने हड़बड़ाकर सफाई दी, अरे बस 10 ही मिनट तो लेट हुआ हूँ। अनवी ने गहरी सांस छोड़ी, बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। शुभ भी बगल में से उठकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। बड़ी अजीब हो यार तुम, मुझसे मिलने आए हो और बिना मिले ही जा रही हो। अनवी रुककर पलटी, उसकी आंखें सिकुड़ी, होंठ दब गए। जो 10 मिनट लेट आता है, उसके साथ मैं जिंदगी तो क्या, 10 मिनट बिताने के बारे में भी नहीं सोच सकती। तुम्हारे पास भले फ्री टाइम होगा, लेकिन दूसरों का टाइम उतना ही कीमती होता है। कहकर वो बाहर निकल गई। शुभ बाहर आकर उसके पीछे पीछे सड़क तक पहुंचा। उसके मन में पिता की बातें गूंज रही थीं। ये रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, संभल जाओ, वरना सब हाथ से निकल जाएगा। शुभ बड़बड़ाया, नहीं, ऐसे हार नहीं मान सकता, बात करनी ही होगी। अनवी अपनी कार के पास जाकर रुक चुकी थी। वहां पहले से खड़े एक शख्स से वो कुछ कह रही थी। शुभ पास पहुंचा तो समझ आया कि वो उसका पिता करण सेहरावत है। शुभ ने धीमे स्वर में कहा, देखो, किसी को लेट आने पर जज नहीं करते। अनवी तुरंत पलटकर बोली, अच्छा, तो फिर कहो, क्या कहना चाहते हो? शुभ ने झिझकते हुए करण की ओर देखा, फिर धीमे से बोला, थोड़ा साइड में चलो ना। अनवी ने भौहें उठाई, ये मेरे डैड हैं, जो कहना है इनके सामने कहो। शुभ ने करण की तरफ हाथ जोड़कर कहा, हेलो सर, आप सच में इसके डैड लगते हैं। मतलब, आप तो काफी यंग लगते हैं। अनवी ने झल्लाकर बीच में टोक दिया, जो कहना है कहो, डैड की तारीफ बाद में करना। शुभ ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, ठीक है, अगली बार टाइम से आ जाऊंगा, प्रॉमिस। अनवी का चेहरा और सख्त हो गया। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, तुमसे दोबारा मिलना कौन चाहता है? शुभ के होंठ खुलकर बंद हो गए। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, बस आंखों में एक अजीब सी खींच और बेबसी थी। उसने पलटकर कार से दूर कदम बढ़ाए और जाते जाते मन में सोचा, ये लड़की तो बिल्कुल पागल है,
पर डैड के लिए, मुझे फिर भी इसे मनाना पड़ेगा। चैप्टर 15। अब आगे। शाम की धूप अभी भी हल्की हल्की थी, लेकिन शहर के फ्लैट्स की गैलरी में सुनहरी किरणें चमक रही थी। अंशी अपनी लैब से लौटते हुए दवाइयों का छोटा सा पैकेट हाथ में लिए सारांश के फ्लैट पहुंची। कल रात की तस्वीरें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, वो जख्मी कंधा, सर्जिकल किट और उसका रूखा बर्ताव। उसने बेल दबाए, 1, 2, 3 बार, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। अंशी ने सोचा शायद अभी सो रहा होगा, या फिर बाहर चला गया है। वह पैकेट वही दरवाजे के पास रख देने के लिए झुकी ही थी कि सामने से वही पड़ोसन आंटी आ गईं, जिनसे पिछली रात चीनी का किस्सा हुआ था। अरे बेटा, तुम, अच्छा हुआ मिल गई, ये लो तुम्हारी चीनी की कटोरी, आंटी मुस्कुराते हुए बोली। अंशी हल्की सी मुस्कुराई, थैंक यू आंटी, असल में मैं इनके लिए कुछ मेडिसिन लाई थी, लेकिन लगता है घर पर नहीं है। आप चाहे तो ये पैकेट भी इन्हें अपनी चुनी के साथ दे देना। दे दीजिए। आंटी पैकेट लेने ही वाली थी कि तभी सामने लिफ्ट का दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ खुला। सारांश बाहर निकला, चेहरे पर थकान और आंखों में वही अनजानी सख्ती। आंटी ने तुरंत हंसते हुए छेड़ दिया, लो तुम्हारा बॉयफ्रेंड आ गया। अंशी छिप गई, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही सारांश की नजर उस पर पड़ी। उसकी आवाज कठोर थी, तुम यहाँ क्यों आए हो? अंशी ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लाई थी। अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, तुम्हें कम से कम 1-2 दिन तो घर पर रेस्ट करना चाहिए। सारांश ने बिना कोई और जवाब दिए पैकेट हाथ से लिया और सीधे अपने फ्लैट का दरवाजा खोल भीतर जाने लगा। आंटी ने कटोरी आगे बढ़ाते हुए कहा, अरे, ये चीनी तो ले लो। सारांश ने एक पल उसकी तरफ देखा और सपाट स्वर में कहा, आप ही रख लीजिए। इतना बोलकर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे की ठक आवाज गैलरी में गूंज गई। आंटी ने हैरानी से अंशी की तरफ देखा, क्या हुआ बेटा? तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? अंशी ने हल्का सा हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं आंटी, प्लीज आप गलत समझ रही हैं। हमारा कोई रिलेशन नहीं है। आंटी अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में सवाल थे। अंशी हल्के कदमों से लिफ्ट की ओर बढ़ गई। पीछे रह गई आंटी की जिज्ञासु नजरें, और बंद दरवाजे के पीछे छिपा सारांश का रहस्यमय चेहरा। अन्वी का कमरा। कमरे में इधर उधर चक्कर लगाती अन्वी की चाल में बेचैनी और गुस्सा साफ झलक रहा था। हर कदम मानो उसकी झुंझलाहट बयान कर रहा हो। सोफे पर बैठे आशी और करण दोनों चुपचाप अपनी बेटी को देख रहे थे। आशी ने आखिरकार मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बच्चा, आज तो तुम उससे मिलने गई थी ना? करण ने सिर हिलाया, कहाँ मिली, उसके आते ही तो तुम्हारी बेटी कॉफी शॉप से बाहर आ गई। अन्वी वही चलते चलते रुक गई। उसके चेहरे पर अब भी वही अकड़ थी। डैड, वो 10 मिनट लेट आया था। लेट था वो, उसे समय की कद्र नहीं, और वो मुझसे दोबारा मिलना चाहता है। आशी ने धीरे से कहा, लेकिन बेटा, तुमने रीजन पूछा, क्यों लेट था? क्या पता कोई जेन्युइन वजह हो। अन्वी ने पलकें झुका ली। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। नहीं, लेट आने का कारण तो मैंने पूछा ही नहीं। करण ने गंभीरता से कहा, तो ठीक है, अगली बार मिलकर पूछ लेना। डैड, अन्वी ने होंठ फुलाकर बेचारी सी शक्ल बनाई, मुझे नहीं मिलना किसी से अब। आशी ने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, इधर आओ। अन्वी आकर अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बैठ गई। उसके माथे पर माँ का हाथ पड़ते ही उसकी कठोरता जैसे थोड़ी ढीली पड़ गई। आशी ने समझाते हुए कहा, देखो बच्चा, बस एक बार मेरे कहने पर मिल लो। अगर अगली बार भी लेट आए तो भी थोड़ा एडजस्ट करना। उससे बात करके देखो, तभी तो पता चलेगा उसका नेचर कैसा है। शायद लेट आने का कोई मजबूर कारण हो। अन्वी ने आंखें बंद करते हुए धीरे से कहा, मॉम, आप ही मिल लो ना उससे। आशी हंस दी और बोली, शादी तो तुम्हें करनी है, तुम्हें बस ऐसे ही किसी को जज नहीं करना चाहिए। अगली बार अच्छे से बात करना, उसके बाद तुम्हारा जो भी फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। अन्वी ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि माँ की बात टालना आसान नहीं है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी जिद और उलझन की लकीरें थीं। दूसरी ओर, हॉस्पिटल की खिड़की से आती हल्की धूप कमरे के अंदर फैल रही थी। वार्ड की सफेद दीवारें अब भी सीलन और दवाइयों की गंध से भरी थीं। लेकिन उस कमरे का एक कोना जैसे किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा हो गया था, जहां अंश एक साधारण पुलिस ऑफिसर नहीं, बल्कि किसी की उम्मीद, किसी का सहारा बन गया था। बिस्तर पर लेटी वह लड़की, जिसे अंश ने पिछली रात नरक जैसे कैदखाने से छुड़ाया था, अब उसे अपनी दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान मान चुकी थी। उसकी आंखें जब भी खुलती, तो सबसे पहले अंश को ढूंढती, और जब अंश सामने होता, तो उन आंखों में एक अजीब सा सुकून उतर आता।
सुबह का राउंड खत्म कर डॉक्टर ने अंश को कॉरिडोर में बुलाया। ऑफिसर, लड़की की शारीरिक हालत सुधर रही है। लेकिन डॉक्टर रुके। चश्मे के पीछे से उनकी नजरें गंभीर हो गईं। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति नाजुक है। उसे अब भी यकीन है कि आप उसके पति हैं। अंश चौंक गया। डॉक्टर, ये तो गलतफहमी है। अगर मैंने सच नहीं बताया तो? डॉक्टर ने उसकी बात काट दी। नहीं, अभी सच बताना खतरनाक हो सकता है। देखिए, इस समय उसके पास जीने का सहारा सिर्फ यही भ्रम है। अगर आपने उसे तोड़ दिया, तो हो सकता है वो फिर से सदमे में चली जाए। उसकी रिकवरी रुक जाएगी। आप चाहे तो कल इन्हें घर ले जा सकते हैं। अंश के भीतर बेचैनी फैल गई। क्या मैं उसकी मदद कर रहा हूँ या उसे एक झूठ में जीने दे रहा हूँ? अंश कमरे में लौटा। लड़की उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। सावधान, अंश ने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। लड़की ने उसकी ओर देखकर धीमे से मुस्कुराया। आप मत जाना, आप पास, डर भाग। शायद अंश उसके टूटे फूटे शब्द समझ रहा था। अंश के दिल में कुछ टूट सा गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। आखिर उसने बस इतना कहा, मैं यही हूँ। लड़की ने उसकी हथेली कसकर पकड़ ली, जैसे अगर छोड़ दी तो फिर कभी न पा सकेगी। आज का दिन कैसे गुजरा यह अंश ही जानता था। ये लड़की उसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। कभी नस इंजेक्शन लगाने आती तो लड़की अंश का हाथ और भी मजबूती से पकड़ लेती। डर, डर सुई डर। कभी दवा कड़वी लगती तो वो रूठकर कहती, छी छी, नहीं लेना। अंश हैरान था। उसके सख्त पुलिस वाले जीवन में ऐसा मासूम नखरा पहली बार आया था। टीम के साथी जो उससे मिलने आते तो हंसते हुए कहते, सर, आपकी बीवी तो हॉस्पिटल में है, अब ड्यूटी मत भूलिए। आपको तो बीवी मिल गई, वो भी बिना ढूंढे। अंश बाहर से मुस्कुरा देता, लेकिन भीतर उसका दिल दो हिस्सों में बंट जाता, सच और झूठ। वो ही जानता था कि आगे ये सब उसके लिए कितना मुश्किल होने वाला है।